हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हमारा जो यह लेसन है उसको पूरा करने वाले हैं। रानी कहानी की अगर हम बात करें तो इसमें महादेवी वर्मा जो हमारी लेखिका है वह उसके बालपन यानी उसके बचपन के जो संस्मरण है उसे याद करती है और उसको याद करते समय उसकी जो मित्रता थी जो रानी नामक एक टट्टू के साथ थी उसे भी दर्शाने का प्रयत्न करती है। रानी एक टट्टू है। बचपन से ही लेखिका जो है वह टट्टुओं के बारे में कहानियाँ सुनती थी और उससे काफ़ी प्रभावित थी और प्रभावित होने के कारण ही वह क्या करती है, अपने पापा जी से कहती है कि मुझे भी एक टट्टू चाहिए सवारी करने के लिए। फाइनली उसकी जो विश थी वो पूरी हो जाती है और पापा जी महादेवी वर्मा जी को क्या करते हैं, एक टट्टू लेकर दे आते हैं। अब जो यह टट्टू था उसका नाम क्या था, उसका नामकरण कुछ रानी किया गया था। अगर हम रानी की बात करें तो वह एक घोड़ी थी और उसका जो शरीर था वो काफ़ी सुडौल था, वह काफ़ी अच्छी थी। गहरा चॉकलेटी कलर था उसका। और रानी और महादेवी वर्मा जो हमारी लेखिका है उन दोनों के बीच एक काफ़ी अच्छी मित्रता हो चुकी थी। यहीं तक हमने देखा है। अब आगे शुरू करते हैं हमारा आगे का पार्ट। ओके, तो लास्ट हमने यह पैराग्राफ डिस्कस किया था कि फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ और मेरे और बहन के लिए सामान्य पर छोटी सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि घुड़सवारी का कार्य उन्होंने आरंभ कर लिया था और दोनों के लिए अलग अलग जीन भी बनवाई गई। जीन मैंने आपको कहा था, जीन यानी क्या, तो जो घोड़ों पर बैठने के लिए स्थान बनाया जाता है जिसे हम सीट कहते हैं उसको जीन कहते हैं। ओके, हाँ, आगे देखते। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी रानी पर आरूढ़ होते और छुट्टन के साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। छुट्टन यानी घोड़ों को चलाने वाला व्यक्ति, उसे छुट्टन कहते हैं। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता था। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। बालक थे और बालक को संतुष्टि हरगिज़ नहीं मिलती और इसीलिए ऐसा करने पर भी वह लोग संतुष्ट नहीं होते थे। अंत में क्या होता है, एक छुट्टी के दिन दोपहर में सब सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए। सब सो चुके थे, छुट्टी का दिन था और इसीलिए रानी को खोलकर वह लोग उसे बाहर ले आते थे। आगे क्या होता है, और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। और बारी बारी चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर ही, नंगी पीठ यानी बिना जीन के, वह उस पर बारी बारी सवार होते थे और अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। कौन सी? घुड़सवारी की। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। ताज रानी यानी रानी। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। निकी रानी, यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारे अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। किसके लिए? मनुष्य के लिए तो हो ही जाता है, बल्कि सेम थिंग प्राणी के लिए भी हो जाती है, पशु के लिए भी यह हो जाता है। निकी रानी के पूँछ से झूलने लगता था। रोजी इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर
ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। यह और कुछ नहीं बल्कि उसकी मित्रता दर्शाता है। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। क्या होता है, एक बार नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी, परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। आज तक ऐसा नहीं हुआ था रानी के पास, क्योंकि वह घुमाने के लिए अपने आप ही चली जाती थी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया। किसका? रानी का। क्यों? संटी लगने पर कि कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हो। रानी को संटी लगती है तो मानो कि ऐसा होता है कि उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंच गई और वह इतनी तो तेज़ दौड़ने लगती है कि मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हो। क्यों? क्योंकि आज तक रानी को किसी ने संटी नहीं लगाई थी और इस बार भी संटी लगाने का कोई ऐसा कारण ही नहीं था, लेकिन फिर भी उसे चलाने के लिए वह भाई जो है वह पतली संटी उसको लगा देता है। लेकिन फिर भी जो रानी का स्वाभिमान था वो थोड़ा सा हम ऐसा कह सकते कि उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी और स्वाभिमान को ठेस पहुंचने से वह बहुत तेज़ भागने लगी थी। और उस पर सवार व्यक्ति कौन था? तो हमारी जो लेखिका है वह खुद उस पर सवार थी। कुछ दूर मैंने अपने आप को उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। अब इतना तेज़ भागने लगी तो डेफिनेटली अपने आप को संभालना पड़ेगा और निश्चिंत गिरना तो था ही। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। और रानी भी एक बार तो वह भागने लगती है, लेकिन फिर भागने के बाद उसे पता चलता है कि मेरे ऊपर तो लेखिका बैठी हुई है, यानी मेरे मालिक जो है वो बैठे हुए हैं और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसीलिए वह कुछ इस प्रकार खड़ी हो गई मानो कि पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। कौन? रानी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसके ऊपर लेखिका बैठी हुई थी और लेखिका उस पर से गिर गई, इसलिए। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि वह बहुत ही बुरी तरीके से वहाँ पर गिर गई थी, इसलिए। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए और रानी ऐसे देखने लगी। कई दिनों के बाद वह लेखिका जो है वो उसे मिलने जाते हैं तो रानी कुछ इस तरह से देखने लगती है, करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से उसे देखने लगी और हिनहिनाने लगी। और ऐसा देखते ही जो लेखिका है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरा इंसिडेंट भी यहाँ पर हमें दिया गया है। कहता है कि एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। एक बार भाई का जन्मदिन था और गिफ्ट के तौर पर उन्हें क्या मिला था? सोने के कड़े भेजे हुए थे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य ले जाते थे। वह उसका हैबिट हो चुका था, वह उसकी एक चीज़ हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि रानी भी एक परिवार का सदस्य बन चुकी थी, इसलिए। सुंदर छोटे छोटे शेरमुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वैलय की तरह पहना आया। जो सोने के कड़े थे वह जो भाई था वो क्या करता है तो रानी के कानों में उसे पहनाकर आ जाता है। अब वह भी एक छोटा बच्चा था और उसे पता नहीं था कि सोने की कीमत कितनी बड़ी होती है। और रमत रमत में ही मानो, ओके, गेम में ही उसकी
रमत में ही वह क्या करता है, उसके खेल खेल में ही, सॉरी मेरी भूल हो गई, रमत नहीं बल्कि उसको खेल बोलते हैं, माई मिस्टेक, प्लीज़ करेक्ट इट, ओके। खेल खेल में ही वह क्या करता है कि वह जो सोने के कड़े हैं उसको वहीं पर रानी के कानों पर लगाकर आ जाता है। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। पूछताछ कर की लेकिन कहीं पर भी उसका पता नहीं चला। किसका? उस कड़े का। क्यों? क्योंकि कड़े जो थे वो तो रानी के कानों पर लगे हुए थे, इसलिए रानी अपने कान को खुरों से खोदती और हीन हिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और क्या होता है, कड़े खो चुके हैं, किसी को पता नहीं है। अब अगर हम रानी के कानों की बात करें तो वहीं पर भी वह नहीं है, किसी ने कुछ वहाँ पर किया है। क्या हुआ है देखते हैं, क्योंकि वह कड़े जो थे वह सोने के थे। रानी ने अपने कान को खुरों से खोदते और हीन हिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। रानी कुछ ऐसा करती रही, तब जाकर क्या होता है कि बाबूजी का ध्यान उसकी ओर जाता है और वह उसे मिट्टी हटाने का आदेश करते हैं लोगों को। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे और वहाँ पर क्या हुआ था कि हम यहाँ पर यही जानने लगते हैं कि किसी ने गहरा गड्ढा खोदा था और दोनों कड़े वहाँ पर गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। क्यों? क्योंकि रानी ही वह थी जो जानती थी कि वह सोने के कड़े कहाँ पर है। प्राणी को भी यह सब कुछ पता चलता है, ये भी यहाँ पर हमें देखने को मिला। प्राणी को समझना चाहिए, पशु को हमें समझना चाहिए। अगर हम हमारे पशु को समझेंगे तब जाकर उसके और हमारे बीच एक अच्छा बॉन्डिंग रहेगा, यह भी बताने का यहाँ पर प्रयत्न किया है। एक घटना अपनी विचित्रता में विस्मरणीय है। एक सवेरे, तीसरा भी एक इंसिडेंट यहाँ पर दिया गया है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा और भी है, और रामा ने स्वीकृति में सर हिलाया। अब ऐसा हो चुका था कि रानी को भी अब बच्चे आ चुके थे और वह जानने में उसको, बच्चे लोगों को, जो लेखिका है और उसके भाई बहन है, उसको काफ़ी इंटरेस्ट था और इसीलिए अब बच्चे लोग थे, उसके एक उत्सुकता थी कि अभी तक यह रानी का बच्चा कहाँ था, और बार बार वह रामा को यह पूछते हैं। और निरुपाय होकर जो रामा है वह आंसर देता है। क्या कहता है देखो, कहता है कि रामा को तो इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा और भी है, और रामा ने स्वीकृति में सर हिलाया, क्योंकि बच्चे लोग को पता नहीं था कि रानी का बच्चा कहाँ था और कहाँ से आया था और कैसे आया था। इसलिए अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर भी बैठा कर दौड़ाने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसने पेट में लेटे रहते हैं। और ऐसा सुनकर वह ऐसा सोचने लगते हैं कि यह जो छोटे जीव होते हैं वो किसी काम के नहीं होते। क्यों? क्योंकि वह लोग तो उसको पीठ पर नहीं घुमाते और अंदर रहकर क्या करते हैं, दाना चारा अंदर खा कर के पेट में लेटे रहते हैं। लेकिन तब यह जो लेखिका और उसके भाई बहन थे वो बच्चे थे और बच्चे को ये सब बातें पता नहीं थी, इसलिए कि बच्चा कैसे आता है, कहाँ से आता है। इसलिए भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा निकाल लें। यह और कुछ नहीं बल्कि उसका जो बचपन है यहाँ पर हमें दिखाने का प्रयत्न किया है कि वह लोगों को ऐसा कुछ नहीं पता कि
कहाँ से बच्चे आते हैं और किस तरह से आते हैं। और इसीलिए भाई कहते हैं कि रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाले, तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। और उसके पेट में से बच्चे निकालने का जो कारण था वह क्या था, तो जो छोटे भाई बहन हैं वो छोटे जो बच्चे आएंगे उस पर बैठेंगे और रानी सिर्फ स्वयं के लिए रखेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से शाक काटने का चाकू ले आया तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। शाक काटने का चाकू किस लिए ले आया? क्योंकि वह रानी के पेट को चीरकर उसमें से एक बच्चा निकालने वाले थे, लेकिन ऐसा वह नहीं कर सके। एक और भी समस्या की और हमारा ध्यान गया, आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? यह भी एक क्वेश्चन था। माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सुझाव रामा अपनी कोठरी में रखता था, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न हमारा प्रस्ताव। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो यह पाठ है वह पूरा होता है, जिसमें हमें क्या बताने का प्रयत्न किया है कि बच्चे जो है उसमें जिज्ञासा वृत्ति काफ़ी रहती है, नया कुछ जानने का, और ऐसा वो उसे बहुत अच्छा लगता है। इतना ही नहीं बल्कि पशु के प्रति हमारा प्रेम भी हमें यहाँ पर दिखाने का प्रयत्न किया है। आई होप आपको यह लेसन अच्छा लगा हो, और आज भी मैं वर्कशीट भेजने वाला हूँ, जिसको आप अपनी नोटबुक में लिख देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।